अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं आप लोग? पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने उम्मीद है तैयार कर लिए होंगे और आज का जो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज जो है हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हमने आज पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितना कंपोनेंट्स हैं? इकोसिस्टम्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटेक कंपोनेंट्स होते हैं और दूसरे हैं एबायोटेक कंपोनेंट्स। अगर हम बायोटेक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटेक कंपोनेंट्स में जो शामिल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें प्लांट्स और एनिमल और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज़म या फंगस शामिल होते हैं। दूसरा हमारा है एबायोटेक कंपोनेंट्स। एबायोटेक कंपोनेंट्स में हमारे पास जो हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम्स के, जिसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, सूरज की रोशनी है और साथ में ये जो टर्म्स हैं अगर हम इसको देखें तो इकोलॉजिकली हम इनको तीन हिस्सों में या तीन तरह की टर्म्स डिफ़ाइन करते हैं। एक जो है वो एटमॉस्फेयर है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है और तीसरा लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एटमो एयर और स्फीयर का मतलब प्लेस होता है, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रो वाटर होता है और स्फीयर प्लेस है, और लिथो जो है वो अर्थ होता है और स्फीयर प्लेस होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन तरह के जो टर्म्स हैं इकोलॉजिकल टर्म्स वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसके साथ एक ये दोनों डेफिनेशंस आती हैं, या वो आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएट करें आप बायोटेक और एबायोटेक कंपोनेंट्स में, तो वहाँ पर बायोटेक और एक बायोटेक कंपोनेंट्स को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इसका जो क्वेश्चन है ये इसमें करनी आप लोगों ने डेफिनेशन है, लेकिन इसका जो हेडिंग है वो है प्रोसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरैक्शंस, कि इकोसिस्टम्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेस शामिल होते हैं और आपस में उनका इंटरैक्शंस क्या है, कौन सा इंटरैक्शंस उसमें शामिल है। मेन प्रोसेस इसके अंदर जो शामिल होते हैं इकोसिस्टम्स के अंदर वो हैं फीडिंग, कि खुराक किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज़म हासिल करता है, उसके बाद उसकी सर्कुलेशन जो है वो मटेरियल की, केमिकल एलिमेंट्स की, वो कैसे होती है, और तीसरा जो है वो फ़्लो ऑफ एनर्जी होती है कि एनर्जी सूरज की रोशनी से किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। तो ये तीनों जो हैं ये प्रोसेस इसमें शामिल होते हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि ये जैसे मूव करते हैं चीज़ें, इनमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को तैयार करनी है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जिसमें ये फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं, एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से ये बाकी जो कुछ नाइट्रोजन वगैरह है वो लेते हैं, और सूरज से ये रोशनी लेके जो लाइट एनर्जी होती है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से ये जो जितना भी ऑर्गेनिज़म्स हैं ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और ये मेन जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी करते हैं, और उसमें से कुछ खुराक वो ख़ुद तैयार करते हैं और बाकियों को वो एज ए फूड के तौर पर प्रिजर्व कर लेते हैं, जो बाद में दूसरे एनिमल जिसमें हम भी शामिल हैं हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कंज्यूमर के नाम से। भी कंज्यूमर कौन से होते हैं? तो जो कंज्यूमर हैं वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर खुराक के लिए। खुराक वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से हासिल करते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, जो अपने पास वो प्रिजर्व करते हैं खुराक को, वही खुराक फिर आगे ये कंज्यूमर जो उनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो शामिल होती है ये हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स में शामिल होते हैं जो ख़ास तौर पर एनिमल्स हैं वो शामिल हैं। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम आगे 3-4 कैटेगरीज़ में फिर इनको डिवाइड करते हैं। पहले इसके अंदर जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जिसको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो ख़ास तौर पर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, खुराक प्लांट से हासिल करते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर से खुराक हासिल करते हैं, और फिर जो है वो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर से खुराक हासिल करते हैं। तो ये कैटेगरी आगे जो इस तरीके से इनकी मूव करती जाती है और ये चलते जाते हैं। तीसरी इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो है हमारे पास डीकम्पोज़र्स की।
तो डिकम्पोजर जो हैं वो आर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ये जितना भी पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करके उनको दोबारा उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं और उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसको वो ख़ुद इस्तेमाल कर लेते हैं, एनर्जी को हासिल कर लेते हैं। और इन्हीं से हमारे पास जो हैं वो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दोबारा इन ऑर्गेनिक आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मसलन फास्फेट का आइन है, पोटाशियम का है, नाइट्रेट का आइन है, कैल्शियम है, तो ये सारे आइन जो हैं ये दोबारा बहाल हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिससे ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसके अंदर शामिल हैं बैक्टीरिया और फंजाई। इसकी अगर एग्जांपल पूछें कि कौन सी है डिकम्पोजर्स की, तो वो बैक्टीरिया और फंजाई इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन में अगर आप देखें कि फूड चेन जो है ये है क्या, फूड चेन किस तरीके से है, तो ये हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं। डेफिनेशन अगर आप लोग इसको लिख लें या इसमें नोट्सों में दी हुई है, इसको वहाँ से देख लें, बुक में भी ये दी हुई है। द चेन ऑफ फूड इन विच वन ऑर्गेनिज्म the chain of food in which one organisms eat organisms and itself being eaten by other organisms, कि वो ख़ुद जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को खाता है और फिर बाद में ख़ुद किसी और से जो है वो खाया जाता है या किसी और की खुराक जो है वो बन जाता है। तो फूड चेन जो है, फूड चेन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल और एनर्जी। तो ये जब सबसे फूड चेन है इसके अंदर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हमेशा से प्रोड्यूसर से, कि प्रोड्यूसर जो है वो पहला खुराक तैयार करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके अंदर एनर्जी ट्रैप करेंगे, फिर जो प्लांट्स हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर वो इस्तेमाल करेंगे, फिर वही एनर्जी जो वो प्राइमरी कंज्यूमर में चली जाएगी, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर में मूव करेगी और इस तरीके से एक जो है वो लेवल से दूसरे लेवल में मूव करती जाती है। इसकी एग्जांपल है फूड चेन की कि इसके अंदर शामिल है, अगर सपोज़ कि आप देखें ईगल जो है वो खुराक करता है बिलू बर्ड्स की, और जो बिलू बर्ड्स हैं वो डिपेंड करते हैं खुराक के तौर पर इंसेक्ट्स पे, और जो इंसेक्ट होते हैं वो ग्रीन लीव्स जो हैं या जो ग्रासेस हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो ग्रासेस से इंसेक्ट में जाएगी, इंसेक्ट से बिलू बर्ड में जाएगी और बिलू बर्ड से ये ईगल में जाएगी और ईगल से आगे फॉक्स में या किसी और एनिमल के अंदर ये मूव कर जाएगी। तो ये इस तरीके से जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करती जाती है। हाँ, अगर जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करती है तो वहाँ पर एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरा ट्रॉफिक लेवल भी हम इनको कहते हैं एनर्जी मूव करती है, तो उसमें तकरीबन कोई 80 to 90% जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज़म ख़ुद अपने लिए यूज़ करता है और बाकी 10% जो है वो दूसरे लेवल के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के लिए अपने अंदर जो है वो रिस्टोर करता है या प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड वेब। तो फूड वेब एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये कंपेयर कर सकते हैं आप इसको फूड चेन के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। फूड वेब के अंदर अगर आप देखें तो फूड वेब की डेफिनेशन हम यूँ देखते हैं कि फूड वेब इज़ ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स। जो इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स होती हैं उनका ये नेटवर्क होता है। इन फूड वेब मोस्ट एनिमल्स ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। फूड वेब और फूड जो चेन है उसमें ये डिफरेंस होती है कि जो फूड वेब होता है उसमें जो ऑर्गेनिज़म है वो एक से ज़्यादा फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं एट ए टाइम, ताकि अगर कोई एक चीज़ खुराक कम पड़ जाए तो उसके साथ कोई दूसरी खुराक जो है वो मौजूद हो और ऑर्गेनिज़म जो है वो इस तरीके से खुराक की कमी का शिकार ना हो। अब साफ ज़ाहिर है कि ये मिसाल के तौर पर इसको अगर आप देखें तो जो फॉक्स होती है वो डिपेंड करती है रैबिट पे और साथ में जो है वो रैट्स पे और बीटल्स पे। तो ये जो एक है खुराक सिर्फ रैबिट पे नहीं डिपेंड करती, ये साथ में रैट्स और बीटल्स जो हैं उस पे भी ये एज ए फूड के तौर पर डिपेंड करती है। और अगर इनमें एक चीज़ कोई कम पड़ जाए तो फिर सपोज़ के वो रैबिट जो हैं वो कम हो जाएं तो फिर वो बीटल्स उसको खुराक बना लेगी, अगर बीटल कम हो जाएंगे तो वो रेड्स को खुराक बना लेगी। तो इस तरीके से खुराक जो है उसमें ये कमी नहीं आएगी इसके अंदर। साथ में एक मैंने इसमें एक जो है वो हेडिंग दिया हुआ है ट्रॉफिक लेवल का। तो ट्रॉफिक लेवल जो है अगर देखें ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है कि ईच फीडिंग लेवल इन द फूड चेन आर फूड वेब इज़ कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। कि जो भी इसमें स्टेजेस आती हैं, तबकात आते हैं, हम हर तबके को एक लेवल में देखते हैं और वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है।
ट्रॉफिक लेवल हमेशा जब भी स्टार्ट होगा, फूड चेन और फूड वेब की बात की है तो ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और फिर प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर के बाद जिस तरह मैंने बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, क्वार्टनरी हैं। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल हम इसको T1 से शो करते हैं, T1, T2, T3, T4। तो T1 हमेशा जब भी होगा वो ट्रॉफिक लेवल में वो प्लांट्स ही शामिल होंगे, उसके अंदर प्रोड्यूसर शामिल होते हैं, प्लांट्स होते हैं। फिर जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कंज्यूमर से खाए जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो T2 में सेकंड ट्रॉफिक लेवल में शामिल होते हैं। जो T3 है ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है और इसके अंदर शामिल होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। और जो T4 होता है उसके अंदर ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहलाता है और उसके अंदर शामिल होते हैं टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो ये MCQ भी इसमें से बनता है कि जी जो T1 है वो क्या है। तो T1 को देखते हुए फिर आप लोगों ने हमेशा इसके अंदर प्लांट्स या प्रोड्यूसर को ही देखना है, ना कि बाकियों को इसका जो है वो एहतियात से इसको आपने देखना है, क्योंकि ये T1 से मतलब कहीं कंज्यूमर का ये जहन में ना आ जाए। दूसरा उसके साथ होती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फूड वेब की। आखिर फूड वेब की अहमियत क्या होती है। तो फूड वेब की ये है कि जब ये वैरायटी ऑफ पाथवे में होते हैं, इन्हें फूड वेब के एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज़म एक से ज़्यादा चीज़ों पे खुराक हासिल करता है, तो फिर उसे जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन रहती है। इससे ये इसको मेंटेन करता है, क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं होता है इकोसिस्टम्स। अब अगर इसमें देखें, मिसाल के तौर पर देख रहा हूँ मैं कि ये आप इसको ओल जो है प्रे ऑन रैबिट, ओल किस पे डिपेंड करता है, रैबिट पे, माइस और बीटल्स पे। फिर वो माइस और बीटल दोनों पे, मतलब है कि जो ओल्स है वो रैबिट भी खाता है, वो माइस को भी खाता है और वो बीटल्स को भी खाता है। और अगर इसमें किसी तरीके से इफ़ डिज़ीज़ रिड्यूसेस द रैबिट पॉपुलेशन, अगर किसी वजह से रैबिट की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, रैबिट में कोई बीमारी पड़ जाती है, किसी वजह से रैबिट कम हो गए, तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो घास की होना शुरू हो जाएगी, फ्रूट ज़्यादा उगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रैबिट बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, तो अब वो उसकी मिकदार कम हो गई, तो फ्रूट ज़्यादा हो गए, घास ज़्यादा हो गई, जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद एज ए रिज़ल्ट जो मोर फ्रूट्स प्रोड्यूस हुए, प्रोडक्शन होगी, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा माइस की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसमें चूहों की तादाद जो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुराक ज़्यादा होगी। तो जब ये चूहों की मिकदार बढ़ जाएगी तो इसके साथ ही जो ओल है वो आ जाएगा और ख़ुराक के तौर पर चूहों के ऊपर, वो चूहों को खाना शुरू कर देगा, तो फिर दोबारा जो है रैबिट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है ये मेंटेन रह जाएगा, इसमें कमी नहीं आएगी। अगर एक चीज़ कम हो जाएगी तो दूसरा सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम्स को मेंटेन रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो एनिमल्स हैं वो फूड वेब को एज ए ख़ुराक के तौर पर, मतलब फूड वेब को एज ए इकोसिस्टम्स को मेंटेन रखने में इस्तेमाल होता है। तो ये जो फूड वेब है ये तो आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के ही तौर पर देखना है। बाकी जो आप लोगों का फूड चेन है ये डेफिनेशन है आप लोगों की, प्रोड्यूसर्स हैं ये आपकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में कंज्यूमर आपकी डेफिनेशन है, डिकम्पोज़र है। तो इसको आप लोगों ने एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर लेना है। और जो फूड वेब है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको साथ साथ तैयार कर लें। अगर कोई चीज़ आप लोगों को इसमें समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर इसमें जो व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर है वो एक ही है, वो है 0306727908। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट कॉल करके भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो ज़रूर मुझसे पूछें, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। बाकी बुक को पढ़ लें, बुक के अंदर ये एक डायग्राम दी हुई है फूड वेब की, उस डायग्राम को आप देख के उसमें T1, T2 और T3 वगैरह ये दिए हुए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वहाँ से जो है वो समझ आ जाएगी। एग्जांपल मैंने वैसे उसको एक्सप्लेन नीचे कर दिया हुआ है, T1, T2 और T3 को कर दिया हुआ है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार कर रहे होंगे और इस चैप्टर को साथ साथ तैयार करें। ये कोई लेंथी चैप्टर है नहीं, लेकिन नंबर इसके आप लोगों को मैक्सिमम मिल सकते हैं। इसका कम्बिनेशन पहले भी बताया है कि ये 15वें चैप्टर के साथ इसका कम्बिनेशन है, और वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जूस 4 नंबर का, 4 नंबर का इसमें से आएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको तैयार करें ताकि आप लोगों का कम्बिनेशन भी तैयार हो जाए और आप लोगों को मार्क्स भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो मिल जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।